नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है। इन शॉर्ट हम लोग वन शॉट का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंटरनेशनल बिजनेस वन शॉट का पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। बाकी जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम लोग पार्ट वन के अंदर कवर नहीं कर पाए थे, उसको हम लोग आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज के वीडियो लेक्चर, आज का सेशन इक्वली इंपोर्टेंट होने वाला है। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की हमारी इंपोर्टेंट लिस्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट थी वो आपको प्रोवाइड की थी। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जिनसे हर साल आपके एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो आपके बेसिकली क्वेश्चन है ना, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकते हैं। माने जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन होता है ना, वो भी यहाँ से बनता है, और जो शॉर्ट आंसर टाइप है वो भी यहाँ से बनता है। अब कुछ बुनियादी तौर पे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, कुछ कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनको आपको किसी भी कीमत पे तैयार करना है। जैसे सबसे पहले आप सभी ने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, तो मैंने वहां पे क्लियर किया था आपका कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट के बाद आपको पढ़ना है सर एक आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट होता है। इसके अलावा सर बीओपी के अंदर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, उसके अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन पैदा हो जाता है। उस डिसइक्विलिब्रियम के कॉजेस क्या है, ये वाला सवाल भी बड़ा पूछा गया है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस बार सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से एक सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बताना है स्ट्रेटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस क्या है। अगर आप सभी को याद हो तो हमने इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर करने के मोड डिस्कस किए थे। वहां पे हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी पढ़ा था, तो उसके एडवांटेजेस पर यहाँ चर्चा करना है। जो आपका एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो आपको चर्चा करने हैं। एक आपका ग्रीन जो फील्ड इन्वेस्टमेंट है, उसका मीनिंग आपको बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करना है। लास्ट एंड फाइनल रहेगा थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस का क्या मतलब होता है, और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का क्या मतलब होता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम लोग बेसिकली पार्ट वन के अंदर कवर नहीं कर पाए थे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर कोई सवाल आपको देखने को मिले तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे से आंसर कर सके। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं सर कैपिटल अकाउंट से। आप सभी जानते हैं बैलेंस ऑफ द पेमेंट को आप लोग बुनियादी तौर पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक क्या रहता है सर, आपका कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली जहां जहां पर आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होता है ना, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर कैपिटल अकाउंट अपने आप में आपका जो बैलेंस ऑफ द पेमेंट है ना, उसका की कंपोनेंट माना जाता है। जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो की कंपोनेंट है सर किसका, बैलेंस ऑफ द पेमेंट का। यहां पर हम लोग उन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल देखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इनटू एंड आउट ऑफ ए कंट्री, समझ में आया। अभी जो ट्रांजैक्शन है ना, ये आपका इन द कंट्री हो सकता है, आउट द कंट्री हो सकता है, लेकिन जहां जहां पर आपको ट्रांसफर ऑफ कैपिटल देखने को मिलेगा, उन ट्रांजैक्शन को आपको कहां पे रिकॉर्ड करना होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। और कैपिटल अकाउंट अपने आप में बैलेंस, जो आपका बैलेंस ऑफ द पेमेंट का की कंपोनेंट माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका बैलेंस ऑफ द पेमेंट और वहां पर भी कैपिटल अकाउंट की कुछ की फीचर्स है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफर से जुड़ी हुई जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है डेप्ट फॉरगिवनेस है, तो वो भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट है बाय द माइग्रेंट्स, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा
कोई गिफ्ट रिलेटेड कैपिटल है तो उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई एक्विजिशन हुआ है या डिस्पोजल ऑफ द नॉन प्रोड्यूस हुआ है तो उसको भी यहीं पे रिकॉर्ड करना है। या जो आपकी नॉन फिनेंशियल एसेट्स हो गए, जैसे आपके राइट हो गए, किसके राइट, राइट टू द नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये आपके नॉन प्रोड्यूस और नॉन फिनेंशियल एसेट है। इनका भी जो रिकॉर्ड है या इनका भी जो ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है सर, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर ध्यान दीजिएगा क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है सर, आपका कैपिटल इनफ्लो कितना है और कैपिटल आउटफ्लो कितना है, क्लियर है। और इसी कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो का जो इंपैक्ट है ना, वो किसी भी कंट्री की फॉरगिवनेस एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर भी देखने को मिलता है। और यही से ये आपका इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोग किसी भी कंट्री के एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या चेक करना पड़ेगा सर, कैपिटल अकाउंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट में बड़ा छोटा सा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट क्या होता है। वैसे हमने कैपिटल अकाउंट का पहले भी जिक्र किया है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है तो आपको इसको पढ़ लेना है, की फीचर्स को पढ़ लेना है, इसकी इंपोर्टेंस को पढ़ लेना है, अलोंग विद ये आपको पता होना चाहिए सर कैपिटल अकाउंट का अपना मीनिंग क्या होता है, अपनी डेफिनेशन क्या होती है। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा सर, उसका नाम क्या है सर, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट माना जाता है। अब आपने कैपिटल अकाउंट पढ़ा, उसके बाद ट्रांसफर अकाउंट पढ़ा। अब ट्रांसफर अकाउंट के अंदर भी यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, जहां पे आपकी वन साइडेड ट्रांसफर देखने को मिलता है, माने जहां पे एक तरफा ट्रांजैक्शन होती है ना, वो आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर माना जाता है। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, आपने कोई भी गिफ्ट दे दिया है, ठीक है, अब गिफ्ट के बदले में आप लोग कुछ रिटर्न तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके की जो सिचुएशन आ जाती है, इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वो कहां पे रिकॉर्ड की जाती है, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। और यहाँ पे जो भी हम लोग बातें करेंगे ना, बिटवीन द टू और मोर देन टू कंट्रीज के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, ना कि हम और आप जैसे इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, जो ट्रांसफर अकाउंट है ना, वो आपका पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ही माना जाता है। जो आपका यूनिलैटरल अकाउंट है, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। और ये करंट अकाउंट किसका पार्ट है सर, आपका बैलेंस ऑफ द पेमेंट का पार्ट माना जाता है। यहाँ पे आप लोग बेसिकली वन वे ट्रांसफर को रिकॉर्ड करते हैं। अब वन वे ट्रांसफर ऑफ द मनी भी हो सकता है, वन वे ट्रांसफर ऑफ द गुड्स भी हो सकता है, विदाउट एनी रिटर्न और एक्सचेंज। मैंने बताया ना, ना तो कोई रिटर्न और ना ही एक्सचेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा सर, यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट कहलाएगा। जैसे कोई गिफ्ट या डोनेशन हो गया, जैसे रेमिटेंस सेंड बाय द रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, ठीक है ना, जो भी आपका रेमिटेंस सेंड किया जाता है वो भी यहीं पे रिकॉर्ड होता है। और आपका एड और ग्रांट्स है, वो तमाम चीजें भी यहीं पे रिकॉर्ड की जाती हैं। अब अगर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये आपका दीज आर द नॉन रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कि ये विदाउट द एक्सपेक्टिंग रिटर्न होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नो कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज देखने को मिलता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में प्ले करता है एक मेजर रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। समझ में है, कहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के अंदर, जो कि बेसिकली डेवलपमेंट कंट्रीज के रिस्पेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं। एंड कैन रिड्यूस द बैलेंस ऑफ द पेमेंट डेफिसिट बाय इंक्रीजिंग द इनफ्लो। जो आपका बैलेंस ऑफ द पेमेंट के अंदर डेफिसिट का सिचुएशन आ जाता है, उसको रिड्यूस करने में भी यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट हमारी काफी हद तक मदद करता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट या वन साइड ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है, एग्जांपल दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक दीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे बुनियादी सवाल यही रहने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैंने बताया सर बैलेंस ऑफ द पेमेंट होता है ना, बैलेंस ऑफ द पेमेंट, बैलेंस ऑफ द पेमेंट के अंदर एक डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब चीजें बैलेंस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो वो जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है। बट देयर इज अ सिचुएशन कॉल्ड द डिसइक्विलिब्रियम, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम लोग डिसइक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। होता क्या है सर, यहाँ पे असल में जब भी किसी भी कंट्री के अंदर जो उसका फॉरेन की जो रिसिप्ट है ना, वो नॉट इक्वल टू द टोटल पेमेंट होती है। समझ में आया क्या बताया मैंने, किसी भी
कंट्री है उस कंट्री के अंदर जो फॉरेन की जो रेसिप्ट है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेंगी सर, वो आपकी इक्वल नहीं रहेंगी किसके सर, टोटल पेमेंट के। तो जो सिचुएशन क्रिएट होगा ना वो बैलेंस ऑफ द पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये जो आपका इम्बैलेंस देखने को मिलता है ये आपका बेसिकली आइदर ए डेफिसिट हो सकता है और ए सरप्लस हो सकता है। इसके मेन मेन कारण क्या है ये पूछा गया है। तो सर ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब क्या है सर, आपने इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट बहुत कम किया है, तो यहाँ पे एक आपका बेसिकली सिचुएशन पैदा होगा जिसको आप लोग डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि बाय द लो कॉम्पिटिटिवनेस और ए हैवी डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन गुड। अगर आपका लो कॉम्पिटिटिवनेस है या हैवी डिपेंडेंसी है फॉरेन गुड्स के ऊपर तो उसकी वजह से भी ट्रेड इंबैलेंस आ जाता है। और मैंने बताया अगर आपने एक्सेसिव अमाउंट में इंपोर्ट किया है ओवर एक्सपोर्ट, समझ में है, एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट ज्यादा किया है तो उस सिचुएशन में भी ट्रेड इंबैलेंस होता है। और ट्रेड इंबैलेंस एक बड़ा कारण है सर बीओपी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम का। इसी तरीके से सर कैपिटल फ्लाइट हो जाता है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब क्या है, आउटफ्लो ऑफ मनी ड्यू टू द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। माने अगर आपकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से आउटफ्लो ऑफ द मनी होता है, इसको कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। इसकी वजह से बीओपी के अंदर इंबैलेंस देखने को मिलता है या डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, या लैक ऑफ द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इसका एक बड़ा कारण होता है। एक हाई इन्फ्लेशन जो होता है, आपका जो महंगाई होता है उसका बेसिकली बढ़ जाना, हाई इन्फ्लेशन भी इसका एक बड़ा कारण होता है। एक आपका एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन भी एक बड़ा कारण है बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम के कंडीशन के अंदर। और जो आपका डेप्थ का रीपेमेंट है, समझ में आया, यानी कि आप लोग कह सकते हो लार्ज आउटफ्लो टू रीपे इंटरनेशनल लोन एंड द इंटरेस्ट भी इसका एक कारण बनता है जो बेसिकली बैलेंस ऑफ द पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन पैदा करता है। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है सर डिसइक्विलिब्रियम ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्या होता है, प्लीज इसको पढ़ के जाइएगा। बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्या होता है ये पढ़ के जाइएगा, ट्रांसफर अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये पढ़ के जाइएगा। यहां से सवाल आपको 101% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है सर जिसको आप लोग डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूटीओ जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी जानते हैं अपने आप में ये एक इंटरनेशनल बॉडी होता है जो डील करता है किसके साथ सर, रूल्स ऑफ द ट्रेड। ध्यान दीजिएगा किसके साथ डील करेगा, रूल्स ऑफ द ट्रेड के साथ डील करेगा बिटवीन द नेशन। समझ में, नेशन के बिटवीन में जो रूल्स ऑफ ट्रेड रहेंगे ना उनके साथ कौन डील करेगा सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील करेगा, जिसको आप लोग एक इंटरनेशनल बॉडी कहते हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 के अंदर हुआ था। पहले आपकी गेट होता था जिसका फुल फॉर्म होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड द ट्रेड, इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह आपका डब्ल्यूटीओ आ गया 1 जनवरी 1995 के अंदर। ये आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक सी डेफिनेशन है। अब ध्यान दीजिएगा मेन ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हैं, वैसे तो हमने बता दिया सर जो आपकी कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड रूल को बेसिकली डील करने का काम डब्ल्यूटीओ का होता है। और ये बेसिकली प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को, समझ में आया, ताकि ये ट्रेड को रिड्यूस किया जा सके या फिर जो आपके ट्रेड बैरियर है उनको हटा करके ये एंश्योर करता है फेयर कंपटीशन को इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फेयर कंपटीशन मेंटेन रहे। इस चीज को एक तरीके से एंश्योर करता है, सेटल करता है ट्रेड डिस्प्यूट को। अगर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है उसका सेटलमेंट का जिम्मेदारी भी अमूमन जनरल तौर पे डब्ल्यूटीओ का देखा गया है। ये डेवलपिंग नेशंस के अंदर काफी हद तक सपोर्ट करता है और ये क्रिएट करता है एक फोरम फॉर द ट्रेड नेगोशिएशन, ठीक है। इस पॉइंट को भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, लर्न कर लेना। इसी तरीके से की फंक्शन की अगर आप लोग बात करते हो तो ये एडमिनिस्टर करता है डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट को, ये मॉनिटर करता है नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को, ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस एंड द ट्रेनिंग को, ये कोऑपरेट करता है विदाउट अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे आपका आईएमएफ हो गया, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, दोनों के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ को बनाया गया, कब स्टेब्लिश किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। अगर आप लोग ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली एक बेहतर आंसर प्रेजेंट करने में आपको मदद मिल जाएगी। और ये वो टॉपिक है जो हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर कवर नहीं किए थे, ठीक है। अब एक आपका आईएमएफ होता है, अगेन इसका फुल फॉर्म होता
होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल माने ये आपका ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देखिए, चाहे आप लोग वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए, अभी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सर किसकी बात करते हो, वर्ल्ड बैंक की बात करते हो, तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग आईएमएफ की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लीजिए, दोनों ही अपने आप में ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनको 1994 1994 के अंदर आपका बैरेटन वुड कॉन्फ्रेंसिंग में क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, और ऑफिशियली ये बिगन हुआ था जो ऑर्गेनाइजेशन इन 1945, ये आपको याद रखना है, विद एम टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। किसको प्रमोट करने के लिए, सर इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने के लिए, एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इसको स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब छोटे छोटे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को, एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, सर फैसिलिटेट करना बैलेंस ग्रोथ ऑफ ए ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड को, प्रोवाइड करना एक फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मेंबर कंट्रीज को, एंड रिड्यूस करना पॉवर्टी एंड द सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। ये तो बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट है। आई थिंक यहाँ पर आप लोग केवल एक बार रीड करके भी बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से आंसर लिख सकते हैं। कुछ की फंक्शन है जो आप लोग डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका आईएमएफ हो गया। इसी तरीके से सर आपका क्या रहता है, वर्ल्ड बैंक रहता है। क्या रहता है सर, आपका वर्ल्ड बैंक रहता है। अगेन ये अपने आप में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये आपको याद रखना है, जो प्रोवाइड करता है लोन एंड द गारंटी ऐसी गवर्नमेंट्स को जो आपकी बेसिकली पुअर कंट्रीज की गवर्नमेंट है। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जो भी पुअर कंट्रीज की गवर्नमेंट है ना, उनको लोन देने का काम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, उनमें से वर्ल्ड बैंक का एक नाम रहता है। और इनका पर्पज होता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जाए, ताकि जो पुअर कंट्रीज है वहां पे भी डेवलपमेंट हो सके। इसका स्टैब्लिशमेंट 1994 के अंदर अगेन बैरिटन वुड कॉन्फ्रेंस में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर इनिशियली आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर था। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। स्ट्रक्चर की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे मेनली दो इंस्टीट्यूशन का कॉम्बिनेशन है, इंटरनेशनल बैंक के अंदर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसको आप लोग IBRD के नाम से जानते हैं, और एक आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको आप लोग IDA का नाम जानते हैं। तो स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के अंदर एक आपका IBRD हो जाता है, अलॉन्ग विद दूसरा क्या हो जाता है सर, आपका IDA हो जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर पुअर्टी को रिड्यूस करना है, और लिविंग स्टैंडर्ड है जो भी पुअर कंट्रीज के अंदर, उसको इंप्रूव करना है। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है फंडिंग करके, और सपोर्ट करना है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। क्लियर है, जो भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, उसको प्रमोट करने का काम होता है। फंक्शंस की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आपका प्रोवाइड करता है लो इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट एंड द ग्रांट्स। ये इसके फंक्शन है, किसके सर, जिसको आप लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आगे क्या है, आपको ऑफर करना टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड द पॉलिसी एडवाइस, और आगे क्या है, हेल्प करना कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन मेंबर्स कंट्रीज। ठीक है ना, तो ये आपको याद कर लेना है। दीज आर द वेरी बेसिक फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड द डेफिनेशन इन द केस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से सवाल इस बार पूरे पूरे चांसेज है कि बन रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक छोटा सा टॉपिक और है, फटाफट से स्ट्रेटेजिक अलायंस को पढ़ते हैं। और स्ट्रेटेजिक अलायंस ध्यान दीजिएगा, अपने आप में एक पार्टनरशिप होता है बिटवीन द टू और मोर देन टू कंट्रीज टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या करना है, ये पार्टनरशिप इसीलिए किया है ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके, साथ साथ अपनी इंडिपेंडेंट पहचान को बचा करके रखना है। इट ऑफनली यूज इन इंटरनेशनल बिजनेस, यानी कि ये इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, ताकि वो ग्लोबली क्या कर सके सर, एक्सपेंड कर सके और अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं की एडवांटेजेस की, तो सर दो अलग अलग ब्रांड जब आपस में कंबाइन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो नई मार्केट का एक्सेस मिलता है। सर शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज होता है, एक ब्रांड के पास कुछ रिसोर्सेज है, दूसरे ब्रांड के पास कुछ रिसोर्सेज है, आपस में कंबाइन होंगे तो ये अपने जो रिसोर्सेज है उनको शेयर करेंगे। सर रिस्क रिड्यूस हो जाता है क्योंकि दोनों में बटेगा, एंड एक आपका जो ग्रोथ फैक्टर है वो फास्टर हो जाता है। तो दीज आर द बुनियादी तौर पे बेसिक पॉइंट है जिनको आप लोग एडवांटेजेस के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अब आपका एक होता है एफडीआई। एफडीआई को जरूर पढ़ लीजिएगा,
लीजिएगा, मैंने पहली क्लास के अंदर एफडीआई पे चर्चा की थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से सर कैपिटल आता है एक कंट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। जब इतनी सारी चीजें आती हैं तो उसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी जुड़े होते हैं, जैसे आपका यहाँ पे डोमेस्टिक जो कंट्रोल है ना उसका लॉस हो जाता है। फॉरेन कंपनीज में डोमिनेट द की सेक्टर, रिड्यूस कर सकती है नेशनल कंट्रोल को ओवर द इकोनॉमी। इसकी वजह से यहाँ पे लॉस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्रोल देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देयर इज ए प्रॉफिट रिपार्टीशन। प्रॉफिट रिपार्टीशन का मतलब होता है लार्ज पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज सेंड बैक टू द इन्वेस्टर्स होम्स कंट्री। समझ में है ना? तो यहाँ पे इन्वेस्टर की जो होम्स कंट्री है वहां पे ये प्रॉफिट वापिस चला जाता है और नॉट री इन्वेस्टेड लोकली, और दोबारा वो क्या नहीं होता, री इन्वेस्ट नहीं किया जाता है लोकली। इसको आप लोग प्रॉफिट रिपार्टीशन कहते हैं। इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो सकता है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल सकता है। सर लोकल जो इंडस्ट्रीज है उनको थ्रेड होता है, उनको डर होता है, उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, कल्चरल इन्वेजन देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो किसके हैं सर, एफडीआई के हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं ना, तो कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, ये आपको मेरे को बताना है। क्लियर? तो ये आपको आई होप कितनी क्लैरिटी मिल गया होगा कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं सर, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मर्जर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट अपने आप में आप लोग कह सकते हो जो आपका एफडीआई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसी का एक टाइप होता है जिसको आप लोग ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। जहां पे कोई भी आपकी एक फॉरेन कंपनी है ना, वो स्टार्ट करती है एक नए बिजनेस ऑपरेशन को फ्रॉम द स्क्रैच इन होस्ट कंट्री। समझ में आई? यानी कि होस्ट कंट्री के अंदर कोई भी फॉरेन कंपनी एक नए बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से क्या करती है, स्टार्ट करती है। इसको आप लोग क्या कहते हैं सर, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसकी वजह से नई बिल्डिंग, नई नई फैसिलिटीज मिलती है, जैसे आपका फैक्ट्रीज बन गया, ऑफिसेज बन गए और अलग अलग प्लांट्स लग गए, और फुल कंट्रोल होता है रिमेन ऑन द इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एडवांटेजेस के अंदर बात करते हैं तो नई इंडस्ट्री आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो एडवांस टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आएंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, देयर इज ए हाई इनिशियल कॉस्ट एंड रिस्क देखने को मिलता है, मे टेक द टाइम टू बिकम द प्रॉफिटेबल, यानी कि अगर आप लोग बिल्कुल स्क्रैच से धंधा स्टार्ट करते हैं तो प्रॉफिटेबल होने में थोड़ा तो समय लग सकता है। इसके अलावा ये लीड कर सकता है कंपटीशन फॉर द लोकल फर्म। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फॉरेन कंपनी आएगा तो लोकल जो मार्केट है, लोकल में जो बिजनेसेस हैं, लोकल में जो कंपनीज है, उनको तो थ्रेड तो रहेगा ही, इस चीज का डर तो रहेगा ही, जिसकी वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा। सर मर्जर का मतलब क्या हो जाता है, मर्जर अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन है जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज कंबाइन होती हैं और एक सिंगल न्यू एंटिटी बना लेती हैं। एंड उनका पर्पस क्या होता है सर, उनको सिनर्जी गेन करना है, मार्केट की जो रीच है उसको एक्सपेंड करना है और इंप्रूव करना है एफिशिएंसी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, ये आपको याद कर लेना। एक और डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, मर्जर अकर व्हेन द टू फर्म्स एग्री एंड कंबाइन देयर ऑपरेशन ऑन इक्वल टर्म। समझ में आया ना, यानी कि जब भी दो या दो से ज्यादा फर्म है वो कंबाइन करती है अपने ऑपरेशन को इक्वल टर्म के ऊपर, एंड वन न्यू कंपनीज इज फॉर्म्ड, उसको क्या बोलते हो सर, उसको आप लोग मर्जर बोलते हो। ठीक है, अब मर्जर यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है, यानी कि सेम इंडस्ट्रीज के अंदर अगर कोई मर्जर हुआ है तो हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग ब्रांड है लेकिन इंडस्ट्री सेम है, तो ये आपका मर्जर कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर हो जाएगा। एक आपका वर्टिकल मर्जर होता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन को अगर आप लोग मर्ज करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर को अगर आपने मर्ज कर दिया, यहाँ पे स्टेज अलग हो गया। उसके बाद आपका कॉन्ग्लोमेरेट मर्ज होता है, जहाँ पे दो अलग अलग ही आपकी अनरिलेटेड बिजनेस होते हैं, जैसे टेक्सटाइल को आपने मर्ज कर दिया है सॉफ्टवेयर फर्म के साथ, तो ये जो मर्जर है ना, ये आपका कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाता है। अभी अगर आप लोग इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलता है, कंपटीशन रिड्यूस होता है, नया मार्केट का एक्सेस मिलता है और इंप्रूव होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है बड़े आराम से, बड़े आसान। देखिए कॉन्सेप्ट बड़े छोटे छोटे हैं और यहाँ से ही सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं। एक बार अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली 101% आपको क्लैरिटी
मिल जाएगा। ठीक है, अब एक ये आपका कंपैरेटिव एडवांटेजेस का थ्योरी है, एक आपका एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का थ्योरी है, ये और एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेते हैं। सर थ्योरी ऑफ द कंपैरेटिवली एडवांटेजेस वाज गिवन बाय द, जो आपके नाम देखिएगा, डेविड रिकार्डो, ठीक है ना, कब दिया था, 19 से अर्लियर 19 सेंचुरी के अंदर, और ये एक्सप्लेन करते हैं हाउ एंड व्हाई कंट्रीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, एग्जैक्टली किस तरीके से और क्यों कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड से बेनिफिट लेती है, इवन इफ वन कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है सर, ये आपकी कंपैरेटिव एडवांटेजेस थ्योरी कहलाती है। इसको आप लोग और रिफाइन तरीके से पढ़ सकते हैं, इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं। इसी तरीके से बाय डिफरेंस एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की एक थ्योरी है, आदम स्मिथ ने 1776 के अंदर इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ते हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर, अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर आने वाले तमाम सवालों के जवाब इजीली दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा पार्ट आपको पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो, छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक मैं तो सोल दी बाय, टिल द कीप लर्निंग।